वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ, जिसका नाम है गरुडन। मूवी में काफी सारे बड़े बड़े एक्टर्स हैं। मूवी के बारे में बात करें तो मूवी तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। स्टार्टिंग से लेते हुए एंडिंग तक मूवी एंगेजिंग चलने लगती है। सच में एक पॉइंट पर ऑडियंस को कंफ्यूज करके रख देती है। समझ में नहीं आता क्या सच है क्या झूठ। और रिक्वेस्ट हो वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही सलाम नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर हल्के से दारू पीने लगता है। तभी सलाम को इस बात के बारे में शक होने लगता है, क्या ये बिल्डिंग के पास पावर सप्लाई ऑफ किया है या ऑन। उसी चीज को चेक करने के लिए सलाम अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस बिल्डिंग पर जाने लगता है कार में। दूसरे सीन में तेरिसा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो फिलहाल अपनी डांस प्रैक्टिस करके अपने घर वापस जाने लगती है। इस तरह से तेरिसा अकेले ही जब अपने घर जा रही होती है तभी कोई अनजान बंदा तेरिसा पर अटैक करने लगता है। शायद तेरिसा को बेहोश करके कहीं पर ले जाने लगता है। दूसरे सीन में सलाम और उसके दोस्त कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के पास आकर पावर सप्लाई को चेक करने लगते हैं। तभी इन लोगों को उसी बिल्डिंग के पास एक लड़की की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। जब सलाम और उसके दोस्त वहां पर जाते हैं तो कोई अनजान बंदा तेरिसा के साथ बलात्कार कर रहा होता है। वो बंदा सलाम उसके दोस्तों को देखकर फटाफट से वहां से भाग निकलता है। पहले से ही बेचारी तेरिसा बहुत जख्मी हो चुकी होती है। सलाम और उसके दोस्त तेरिसा को हॉस्पिटल पहुंचाने लगते हैं। दूसरे सीन में निशांत नाम के एक प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो तेरिसा के कॉलेज में ही पढ़ाता रहता है। निशांत और कुछ प्रोफेसर्स किसी जगह पर बैठकर दारू शारू पीते रहते हैं, गाने वाने गाते हुए थोड़ा बहुत एंजॉय करने लगते हैं। तभी इन लोगों को तेरिसा के बलात्कार के बारे में न्यूज मिलती है। ये सुनने के बाद सारे लोग शॉक में रह जाते हैं। हॉस्पिटल जाने पर यह बात पता चलती है कि तेरिसा बहुत जख्मी होने की वजह से कोमा में जा चुकी है। उसके बाद तेरिसा का केस माधव नाम के एक डीएसपी को सौंपा जाता है। सो माधव सलाम को बुलाकर पूछताछ करने लगता है। सलाम कहने लगता है कि सर वो बिल्डिंग एक्चुअली कंस्ट्रक्शन पर है। ठीक 7 बजे काम करने वाले बंदे सारे लोग अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। 9 बजे के बाद ही वहाँ पर वॉचमैन रहता है। 7 बजे से लेते हुए 9 बजे तक वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होता। बारिश होने की वजह से मैं इस बात को भूल गया था, क्या मैंने उस बिल्डिंग का पावर ऑफ किया था। इसी को चेक करने के लिए मैं अपने दोस्त उस बिल्डिंग के पास गए। बिजली कड़कने की वजह से उसी रोशनी में मैंने उस बलात्कारी का चेहरा देखा। अगर मैं दोबारा उसका चेहरा देखूंगा तो मैं पहचान लूंगा सर। उस वक्त मैंने सिर्फ थोड़ी ही दारू पी थी, लेकिन फिर भी सर मैं उसका चेहरा पहचान सकता हूँ। पुलिस वाले सलाम से कहने लगते हैं कि तुमने दारू पी रखी थी, ये बात मीडिया के सामने मत बोलो। उसके बाद माधव क्राइम स्पॉट पर जाकर वहाँ की इंस्पेक्शन करने लगता है। इंस्पेक्टर से कहने लगता है कि ये पक्का प्लानिंग के साथ किया गया था। बलात्कारी को इस बिल्डिंग के बारे में पता था कि 7 बजे से लेते हुए 9 बजे तक यहाँ पर कोई भी नहीं रहता। इसी दरमियान में उसने ये हरकत की। उसके बाद माधव तेरिसा के रिलेटेड जो लोग हैं उनसे पूछताछ करने लगता है और उसी तरह सलाम ने जिस बंदे का चेहरा देखा उसका स्केच बनवाने लगता है। लेकिन हर एक एंगल से इंक्वायरी करने पर भी माधव को एक भी क्लू नहीं मिलता। एक साइड स्टूडेंट्स की तरफ से, दूसरी साइड पॉलिटिशियंस की तरफ से माधव पर बहुत प्रेशर होने लगता है। देखते ही देखते 7 महीने गुजर जाते हैं। केस सॉल्व ना होने की वजह से सीएम पुलिस वालों से कहने लगता है कि 1 हफ्ते बाद ये केस सीबीआई के हाथों में जाने वाला है। उसके बाद माधव अपनी टीम को इकट्ठा करके कहने लगता है कि हम लोगों ने हर एक एंगल से इन्वेस्टिगेशन की। लास्ट बट नॉट लीस्ट फाइनल एक कोशिश करेंगे हम लोग। कुछ लोग अपने पूर्वजों के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं, मतलब क्या उनके पूर्वज आर्यन थे या अफ्रीकन थे या कुछ और। इसीलिए ऐसे लोग अपने डीएनए सैंपल्स को डोनेट करते रहते हैं। ऐसे डीएनए सैंपल्स को कलेक्ट करने वाली एजेंसीज काफी सारी है। अगर हम इन सारी एजेंसीज के पास जाकर उन डीएनए सैंपल्स को इकट्ठा करके तेरिसा के अंदर जो सीमन पाया गया उससे मैच करे तो शायद कुछ क्लू मिल सकता है। इस तरह से कुछ डीएनए सैंपल से उस सीमन से मैच करवाने पर एक बंदे का डीएनए सैंपल्स थोड़ा सा मैच होने लगता है। उस बंदे का नाम राजन होता है जो हैदराबाद में रहता है। तो माधव फटाफट से राजन के पास जाकर इसके बारे में इंक्वायरी करने लगता है। राजन यही कहने लगता है कि जिस दिन क्राइम हुआ था उस दिन वो केरला को ही नहीं गया। माधव कहने लगता है कि सीमन में जो डीएनए पाया गया वो डीएनए तुम्हारे डीएनए से थोड़ा सा मैच होता है। क्या केरला में तुम्हारा कोई रिलेटिव है? राजन कहने लगता है हाँ मेरा कजिन केरला में ही रहता है, लेकिन बहुत सालों से उसके और मेरे बीच बातें नहीं हुई। इस तरह से राजन अपने कजिन के डिटेल्स माधव को देने लगता है। शॉकिंग बात यह है कि राजन का कजिन और कोई नहीं प्रोफेसर निशांत होता है। उसके बाद सलाम को दूर से ही निशांत को बताकर पूछने लगते हैं क्या उस रात तुमने जो बंदे को देखा क्या वो यही है?
बहुत सोचने के बाद पहले सलाम ना का जवाब देने लगता है, लेकिन जब पुलिस वाले सलाम को बार बार पूछने लगता है कि गौर से देखकर बताओ क्या उस रात तुमने इसी बंदे को देखा था, तो सलाम हाँ का जवाब देने लगता है। उसके बाद पुलिस वाले निशांत के घर में काम करने वाली बाई से निशांत के रिलेटेड कुछ चीजें मंगवाते हैं डीएनए सैंपल्स को हासिल करने के लिए। सो निशांत के डीएनए से और उस सीमन के डीएनए से मैच करवाने पर वो मैच हो जाता है। बाद में माधव निशांत के साथ काम करने वाले प्रोफेसर से निशांत के बारे में पूछताछ करने लगता है। निशांत के दोस्त कहने लगते हैं कि उस रात निशांत हमारे साथ ही दारू पी रहा था, हमारे बीच एक छोटी सी पार्टी चल रही थी, लेकिन पार्टी के दौरान दारू खत्म हो जाने की वजह से निशांत दारू लाने के लिए बाहर गया। एक्चुअली निशांत को दारू पीने की आदत नहीं होती, बस उस रात अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है। उस रात जबरदस्त बारिश हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी निशांत दारू लेकर आ गया, लेट से ही सही। निशांत वापस आने के थोड़ी देर बाद ही हमको तेरेसा के बारे में न्यूज़ पता चली, और इसी तरह निशांत के दोस्त ये भी कहने लगते हैं कि निशांत बहुत ही अच्छा बंदा है। लेकिन इसके बावजूद भी माधव इन्हीं सबूतों के आधार पर निशांत को गिरफ्तार करने लगता है। इंक्वायरी करने पर निशांत यही कहने लगता है कि मैंने किसी का भी बलात्कार नहीं किया। उसके बाद निशांत का केस कोर्ट में पेश किया जाता है। माधव का फ्रेंड लॉयर थॉमस सलाम से कहने लगता है कि तुम कोर्ट में ये मत कहना कि तुम उस रात दारू पी रखी थी, वरना तुम्हारा बयान नहीं चलेगा। कोर्ट में सुनवाई होने पर सारे सबूत निशांत की खिलाफी होने की वजह से निशांत को 7 साल की सजा होती है। जेल जाते समय निशांत माधव से कहने लगता है कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, आपने ढंग से इन्वेस्टिगेशन नहीं की, मैं बेगुनाह हूँ। माधव यही कहने लगता है कि मेरी इन्वेस्टिगेशन कभी भी गलत नहीं हो सकती, गलती मैंने नहीं की, तुमने की है। उसके बाद सीन 7 साल के बाद शिफ्ट होता है। तेरेसा का फादर फिलिप सुबह सवेरे तेरेसा के कमरे में जाकर तेरेसा को बुलाने लगता है। तेरेसा जवाब ना देने पर फिलिप कहने लगता है क्या तुम अभी भी सो रही हो? चलो ठीक है, मैं अकेला ही जॉगिंग पर जाता हूँ। इस तरह से फिलिप अकेला ही अपनी जॉगिंग पर जाकर जब वापस अपने घर पर आता है तो इसका घर का दरवाजा खुला होता है। उसके बाद जब फिलिप तेरेसा के कमरे में जाता है तो बेड पर तेरेसा मौजूद नहीं होती। तभी अचानक से 2 लोग फिलिप के सामने आकर इस पर हमला करने की कोशिश करने लगते हैं। देखते ही देखते ये दोनों फिलिप को इंजेक्शन डालने लगते हैं। दूसरी तरफ माधव स्टेट मिनिस्टर के ऊपर केस डाला होता है, जिस वजह से मिनिस्टर के आदमी माधव के पास जाकर इसको वार्निंग देने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन माधव उन गुंडों को अपने कुत्ते से डराने लगता है। उसके बाद हमारे सामने एक और ट्विस्ट आता है। जिन दोनों ने फिलिप को इंजेक्शन डालकर ले गए थे वो और कोई नहीं, फिलिप के दोस्त है। एक्चुअल से तेरेसा अभी भी कोमा में ही होती है, हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट लेती हुई, लेकिन फिलिप की दिमागी हालत बिगड़ चुकी होती है। ये यही इमेजिनेशन में होता है कि इसकी बेटी तेरेसा अच्छी होकर फिट होकर वापस अपने घर आ गई, इसी के घर में अपनी जिंदगी गुजार रही है। इसीलिए फिलिप के फ्रेंड्स फिलिप को इंजेक्शन डालकर हॉस्पिटल पहुंचाकर उसका ट्रीटमेंट करवाते रहते हैं। दूसरी तरफ निशांत की सजा पूरी होने पर निशांत जेल से रिहा होने लगता है। उसके बाद जब निशांत अपने घर जाता है तो कोई भी इसको अपनाता नहीं, इवन इसकी बीवी हरिता भी नहीं। इसकी कॉलोनी वाले भी निशांत को बहुत गालियाँ देते हैं, अपने कॉलोनी में नहीं रहने देते। दूसरी तरफ माधव कुछ दिनों बाद रिटायर होने वाला होता है। रिटायर होने के बाद जो पैसे आते हैं उन पैसों से माधव अपने बेटे को फॉरेन भिजवाना चाहता है, और इसी तरह माधव और उसकी बीवी सिटी छोड़कर अपने गांव में जाकर अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। मतलब इस तरह से माधव का प्लान होता है। दूसरी तरफ निशांत जब भी सोता है तो इसको अपनी जेल की जिंदगी याद आती रहती है। जेल में सुनी नाम का एक बंदा और उसके साथी निशांत के पास आकर इसको बहुत मारा पीटा करते थे, लेकिन वहाँ के पुलिस वाले सुनी से डरते रहते हैं, सुनी को नहीं रोकते। खैर सुबह होने के बाद निशांत तेरेसा के हॉस्पिटल जाकर उसके बेड पर बुके रखता है। तेरेसा का फादर फिलिप ये चीज जानकर फटाफट से माधव को कॉल करके यही बात बताने लगता है कि वो निशांत मेरी बेटी के पास आया था, वो जेल से रिहा हो चुका है, क्या यही है जस्टिस? इस तरह से बेचारा रोने लगता है। उसके बाद माधव ने एक मिनिस्टर पर केस ठोका होता है ना, तो सारे सबूत उस मिनिस्टर के खिलाफ होते हैं, लेकिन वो मिनिस्टर हाई कोर्ट पर अपील करता है। उसके बाद माधव अपने बेटे को फॉरेन भिजवाने के लिए सारे इंतजाम करते रहता है। खैर एक रात माधव की मुलाकात निशांत से होती है। निशांत से पूछने लगता है कि आखिरकार तुम तेरेसा के पास क्यों गए? निशांत कहने लगता है कि तेरेसा के साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ, इसलिए मैं उसके पास जाकर प्रार्थना की कि तेरेसा जल्द से जल्द ठीक हो जाए। माधव कहने लगता है कि तुम्हारी चालाकी मेरे सामने नहीं चलेगी, अगली बार तुम तेरेसा के पास गए तो मैं तुमको डायरेक्ट शूट कर दूंगा। दूसरे दिन निशांत हाई कोर्ट पर जाकर तेरेसा का केस रीओपन करने के लिए पिटीशन डालता है। यह जानने के बाद माधव थॉमस के पास जाकर यही बात पूछने लगता है
कि वो ऑलरेडी अपनी सजा पूरी करके बाहर आया, दोबारा उसने ये केस रीओपन क्यों किया। थॉमस कहने लगता है, अरे माधव, रीजन कुछ भी हो सकता है। शायद वो अपने बेगुनाही का सबूत देना चाहता है, या तो फिर उसका नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने के लिए, समाज में अपनी जो इज्जत गवा दी वो हासिल करने के लिए, कुछ भी हो सकता है। एट द सेम टाइम तेरेसा का केस रीओपन होने की वजह से सारे मीडिया में तेरेसा की ही बात चलती रहती है। हाई कोर्ट भी निशांत की पिटीशन को एक्सेप्ट कर लेती है। खैर दूसरे दिन लॉयर थॉमस माधव को बुलाकर कहने लगता है कि केस में एक प्रॉब्लम आई है। पहली बार सलाम ने जो गवाही दी थी, अब सलाम कहाँ पर है पता नहीं चल रहा। इंक्वायरी की थी मैंने, पता चला था कि वो चेन्नई में काम करता है, लेकिन चेन्नई में कहाँ पर काम करता है ये बात पता नहीं चली। इवन इसका कॉन्टेक्ट नंबर भी नहीं मिला। उसके बाद निशांत का केस कोर्ट में सुनवाई पर आता है। जज निशांत से पूछने लगता है कि तुम्हारा लॉयर कौन है। निशांत एक जबरदस्त बात बताने लगता है कि जब मैं 7 साल तक जेल में रहा था, उन 7 सालों में मैंने LLB पढ़ के पास कर लिया। जज साहब मेरा केस मैं ही लड़ लूंगा। तो जज साहब इसकी परमिशन दे देते हैं। उसके बाद शॉकिंगली निशांत सलाम को कटघरे में बुलाता है। पूछने लगता है कि इतने दिनों तक तुम कहाँ पर थे। सलाम कुछ भी जवाब नहीं देता, चुपचाप खड़े रहता है। निशांत जज साहब से कहने लगता है कि जज साहब, सलाम एक पियक्कड़ बंदा है, कम्प्लीटली अल्कोहल का एडिक्ट हो चुका था, इसीलिए तमिलनाडु के एक सेंटर में अपना ट्रीटमेंट करवा रहा है। सिर्फ तमिलनाडु में ही नहीं बल्कि काफी सारे सेंटर्स में इसने थेरेपी ले रही है। 7 साल पहले जब सलाम ने उस रेपिस्ट को देखा था, उस वक्त भी सलाम ने पी रखी थी। तो जज साहब पूछने पर सलाम कबूल कर लेता है कि उसने दारू पी रखी थी। सो निशांत जज साहब से कहने लगता है कि पियक्कड़ बंदे की गवाही कोर्ट में कैसे चलेगी जज साहब। उसके बाद निशांत DNA सैंपल्स की जो टेस्टिंग करवाई थी उस एजेंसी के ओनर को कटघरे में बुलाता है। इस बंदे से पूछने लगता है, क्या अब आपकी लैब वर्क हो रही है। ये बंदा हिचकिचाते हुए जज साहब से कहने लगता है, नहीं जज साहब, गवर्नमेंट ने हमारी लैब को सीज कर दिया। उसके बाद निशांत एक औरत को कटघरे में बुलाता है। पूछने लगता है, क्या आपने उस DNA सैंपल्स के लैब पर केस ठोका था। यह औरत कहने लगती है, हाँ मैंने उस पर केस रखा था। निशांत पूछने लगता है, क्यों। यह औरत कहने लगती है कि एक दिन मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच झगड़ा हुआ था। उसी झगड़े के दौरान मेरे हस्बैंड ने मुझसे ये कहा कि हमारी जो बेटी है वो मेरे हस्बैंड की नहीं है। मेरा हस्बैंड मेरे ऊपर केस भी ठोका। तो क्लैरिटी के लिए कोर्ट DNA सैंपल्स करवाने लगी और ये सैंपल्स उसी लैब में हुए थे, लेकिन उस लैब वालों ने रिपोर्ट नेगेटिव दे दिया। मतलब इस औरत की बेटी इसके हस्बैंड से नहीं हुई। तो मैं अपने DNA सैंपल्स हैदराबाद और दिल्ली को भिजवाकर टेस्ट करवाया तो वहाँ पर पॉजिटिव निकल कर आया। मतलब मेरी बेटी मेरे हस्बैंड की ही है, जिसका मतलब उन लैब वालों ने झूठी रिपोर्ट दी, इसलिए मैंने उस लैब वालों पर केस ठोका। उसके बाद निशांत जॉन नाम के एक बंदे को कटघरे में बुलाता है। उस लैब के बारे में पूछने पर जॉन भी कुछ बातें बताने लगता है। कहने लगता है कि मैंने अपनी जमीन एक बंदे को बेचा, लेकिन वो बंदा झूठे सबूतों को भी पेश करने लगा कि मैंने अपनी जमीन दूसरे बंदे को भी बेचा, इसलिए मैंने उस बंदे के ऊपर कोर्ट में केस डाला। तो कोर्ट मेरे सिग्नेचर टेस्ट के लिए उस लैब पर भेजा, तो वो लैब वाले मेरे ही सिग्नेचर को झूठा बताने लगे। जब मैंने अपने सिग्नेचर मतलब अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स दूसरे लैब में टेस्ट करवाया तो उन्होंने तो सही से रिपोर्ट दिया। झूठी रिपोर्ट देने पर मैंने उस लैब के ऊपर केस डाला। तो उसके बाद निशांत जज साहब से कहने लगता है, जज साहब वो लैब वाले झूठी रिपोर्ट देने की वजह से ही गवर्नमेंट ने उस लैब को सीज कर दिया। और एक्चुअली 7 साल पहले मेरे केस में भी मेरे DNA सैंपल्स इसी लैब में टेस्ट करवाए गए थे। उन्होंने ऐसी झूठी रिपोर्ट दी। उसके बाद निशांत मुरुगन नाम के एक कैदी को कटघरे में बुलाता है। मुरुगन जज साहब से कहने लगता है कि जज साहब, मैं जेल की सजा काट रहा हूँ, 2 हफ्तों के बाद मेरी सजा पूरी हो जाएगी। एक्चुअली उस रात मैंने ही तेरेसा का बलात्कार किया था, निशांत सर ने नहीं। बलात्कार करने के बाद मैं उसी वक्त दूसरे शहर भाग गया। वहाँ पर दूसरे क्राइम में पुलिस वालों ने मुझे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लेकिन जज साहब, अब मैं अच्छा बंदा बन चुका हूँ, मुझे भगवान पर भरोसा हो चुका है। मैं अपने गुनाहों का पश्चाताप करना चाहता हूँ, इसलिए कोर्ट में आकर मैं अपना जुर्म कबूल कर रहा हूँ। इस तरह से निशांत काफी सारे सबूत कोर्ट के सामने पेश करता है। जज साहब से कहने लगता है कि झूठे सबूतों की वजह से ही मैं 7 साल की सजा भुगत कर आया हूँ। झूठे एलिगेशंस की वजह से मैं अपनी बीवी, बच्चा, सोसाइटी में इज्जत, मेरा वक्त सब कुछ दूर हो गए। जज साहब, मुझे इन सारी चीजों की भरपाई चाहिए। तो जज साहब ये ऐलान कर देते हैं कि निशांत बेगुनाह है और भरपाई के तौर पर माधव 70 लाख रुपए निशांत को पे करना होगा, क्योंकि माधव की झूठी इन्वेस्टिगेशन की वजह से ही निशांत की जिंदगी बर्बाद हो गई। उसके बाद मीडिया में माधव के बारे में अनाप शनाप बकने लगते हैं। पब्लिक भी माधव को बहुत गालियां देने लगते हैं।
एट द सेम टाइम निशांत जो चीजें खोदी वो सारी चीजें इसे मिलने लगती है, इसकी बीवी, बच्ची, इज्जत, सब कुछ। यही मौके का फायदा उठाकर मिनिस्टर भी मीडिया के सामने आकर अपना बयान देने लगता है कि अब तो पब्लिक जान चुकी है ना सच क्या है, यह माधव मेरे ऊपर भी झूठा इल्जाम लगाया। उसी तरह वो मिनिस्टर अपने आदमियों को बोलकर माधव के घर के ऊपर पत्थर फेंकवाने लगता है और उसी तरह सड़क पर माधव से जानबूझकर झगड़ा करने लगते हैं। जब माधव उन लोगों को मार पीट रहा होता है तो कोई बंदा इस वीडियो को रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया में वायरल कर देता है। माधव का सुपीरियर माधव को बुलाकर कहने लगता है, तुम सड़क पर झगड़ा करके डिपार्टमेंट की इज्जत मत उछालो, तुम अपने रिटायरमेंट के पैसे अपना घर बेचकर निशांत को पे करना होगा। क्या तुम इस चीज को भूल गए? तुम्हारे पास सिर्फ 2 हफ्तों का ही टाइम है। उसके बाद निशांत अपनी नई ऑफिस खोलकर लॉयर की प्रैक्टिस करने लगता है। उसी रात कुछ लोग माधव के घर जाकर माधव के घर में जो कूता है ना उसको मार देते हैं, जिसकी वजह से सेफ्टी के तौर पर माधव अपनी बीवी और बेटे को अपने गांव भिजवा देता है। दूसरे दिन तेरेसा का फादर माधव से मिलकर कहने लगता है, गलतियां सब लोग करते हैं, तुमने मेरी बेटी को न्याय दिलवाने के लिए बहुत लड़ा, बहुत मेहनत की, बस इसी प्रोसेस में तुमसे एक छोटी सी भूल हो गई। मुझे भी लगता है कि शायद निशांत बेगुनाह है। माधव अब तुम इस केस को छोड़ दो, मैं तो मरने तक भी मेरी बेटी का ट्रीटमेंट करवाते रहूंगा। लेकिन माधव को पक्का यकीन होता है कि निशांत ही असली कल्प्रिट है। उसके बाद निशांत जिस जेल में था माधव उस जेलर से मिलने के लिए जाता है। जेलर कहने लगता है कि निशांत बहुत ही मासूम बंदा है। स्टार्टिंग में सुनी और उसके बंदे निशांत को बहुत मारा पीटा करते थे, लेकिन एक बार भी निशांत उन लोगों को नहीं मारा पलटकर। बाद में सुनी खुद निशांत का फ्रेंड बन गया। माधव सुनी के बारे में पूछने पर पता चलता है कि सुनी जेल से रिहा हो चुका है। जब माधव सुनी से मिलने के लिए जाता है तो सुनी बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका होता है। दूसरी तरफ अरुणिमा नाम की एक लड़की अपने दोनों दोस्तों के साथ मिलकर निशांत के पास जाती है। कहने लगते हैं कि हम भी आपके साथ काम करना चाहते हैं एज ए जूनियर की तरह। निशांत कहने लगता है कि मैंने नई ऑफिस ओपन की तो मेरे पास ज्यादा केसेस नहीं आ पाएंगे, इसलिए मैं आप तीनों को ज्यादा सैलरी पे नहीं कर पाऊंगा। अगर मंजूर है तो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन फिर भी ये तीनों लड़कियां मान जाते हैं। पब्लिक निशांत को एज ए सेलिब्रिटी की तरह देख रहे होते हैं कि निशांत ने अपने हक के लिए लड़ा। नीतू नाम की एक रेडियो वाली लड़की निशांत को अपने स्टूडियो बुलाकर इसका इंटरव्यू लेने लगती है, इसके साथ सेल्फी भी लेती है। दूसरी तरफ माधव मुरुगेशन के बारे में इंक्वायरी करने लगता है। वही जो कोर्ट में कबूल कर दिया था ना कि इसी ने तेरेसा का बलात्कार किया था। तो एक चाय की दुकान वाला बंदा माधव से कहने लगता है कि हमेशा मुरुगन कोई ना कोई क्राइम करके जेल में ही रहता है। मुरुगन की फैमिली फाइनेंशियली बहुत ही वीक थी, लेकिन मुरुगन की बीवी को लॉटरी टिकट्स खरीदने का शौक था। 4 साल पहले मुरुगन की बीवी को लकीली बहुत सारा पैसा लॉटरी में लग गया, मतलब लॉटरी जीत गई। उन्हीं पैसों से मुरुगन की बीवी बहुत बड़ा फ्लैट लेकर सेटल हो चुकी है। उसके बाद माधव सलाम से जा मिलता है कि सर मैंने पहली बार गवाही देकर गलती कर दी, काश मैं पहले ही बता देता कि निशांत बलात्कारी नहीं था। झूठी गवाही देने पर ही लोग मुझसे नफरत कर रहे हैं। आप देखिए मैं पैरालाइज हो चुका हूँ, मेरे आसपास कोई भी मौजूद नहीं है मेरी देखरेख करने के लिए। खैर अब माधव निशांत के बारे में ही इन्वेस्टिगेशन करते हुए बहुत दारू पीने लगता है। माधव का फ्रेंड थॉमस माधव से कहने लगता है कि भगवान ही जब जब गलतियां करते हैं, तुम तो एक इंसान हो, बस तुमने एक केस में गलती की, अब इस केस को छोड़ दो यार। माधव यही कहने लगता है कि मैं कभी भी गलती नहीं करता, मेरी इन्वेस्टिगेशन में कोई भी कमी नहीं थी। उसके बाद माधव थॉमस को अरुणिमा की फोटो दिखाकर कहने लगता है कि ये लड़की निशांत के पास एज ए जूनियर की तरह ज्वाइन हो चुकी है। मेरे हिसाब से निशांत नेक्स्ट अरुणिमा को बलात्कार करेगा, तब मैं उसको पकड़ लूंगा। सो दूसरे दिन से माधव अरुणिमा को फॉलो करते रहता है। एक रात जब माधव अरुणिमा को फॉलो कर रहा होता है, माधव के आंखों के सामने ही कोई अनजान बंदा अरुणिमा को किडनैप करने लगता है। उस लड़की को बाथरूम में ले जाता है। ये देखकर माधव फटाफट से बाथरूम में जाता है। बाथरूम में अरुणिमा के अलावा कोई भी मौजूद नहीं होता। होश में आने के बाद अरुणिमा जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है कि प्लीज मुझे कुछ मत करो, मुझे छोड़ दो। उसी वक्त पुलिस वाले वहाँ पर जाकर माधव को अरेस्ट कर लेते हैं। पुलिस वालों के सामने अरुणिमा ये बयान देने लगती है कि काफी सारे दिनों से माधव मुझे फॉलो करता आ रहा है और आज रात पीछे से मुझ पर अटैक करके मेरे साथ बलात्कार करने की कोशिश की। इसी गवाही पर माधव को अरेस्ट कर लिया जाता है, सेल में डाल दिया जाता है। थॉमस माधव के पास आकर इसको डांटने लगता है, निशांत को सजा दिलवाने के चक्कर में तुम खुद सजा भुगत रहे हो, तुम्हारा केस मैं क्या कोई भी लॉयर नहीं लड़ेगा। सारे मीडिया में माधव की ही चर्चा होने लगती है। यह जानने के बाद निशांत माधव के पास जाकर कहने लगता है
कि तुम्हारा केस कोई भी लॉयर टेकअप नहीं करेगा, लेकिन मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा। तुम मुझे अपना दुश्मन मान रहे हो, लेकिन मेरे अंदर ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है। तभी माधव एक जबरदस्त ट्विस्ट बताने लगता है। क्या तुमको ओमेगा इन्फोटेक कंपनी याद है? मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। इस तरह से जो हुआ वो बताने लगता है। जब निशांत जेल में था उस वक्त सुनी और उसके आदमी निशांत को बहुत मारा पीटा करते थे। इसी दरमियान में सुनी को इस बात का डर होता है कि कहीं इसका ब्लैक मनी इनकम टैक्स वालों के हाथ ना लगे। अब इनकम टैक्स के बारे में निशांत बहुत अच्छी तरह से जानता होता है। सुनी की प्रॉब्लम जानकर सुनी से कहने लगता है कि मैं तुम्हारे ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट कर दूंगा। इस तरह से सुनी का सारा पैसा हवाला के जरिए से दूसरे कंट्री भेजवा देता है। बाहर कंट्री में ही सुनी के नाम से एक फेक कंपनी एस्टैब्लिश करता है। उसी तरह नाइजीरिया में एक और फेक कंपनी स्टार्ट करता है। तो नाइजीरियन की कंपनी इंडिया की कंपनी को कुछ पैसे भेजती रहती है कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए। तो इसी के रिलेटेड काफी सारे डॉक्यूमेंट्स को तैयार करवाता है निशांत। इस तरह से सुनी का सारा ब्लैक मनी व्हाइट में कन्वर्ट कर देता है। अब बदले में सुनी अपना नेटवर्क का इस्तेमाल करके वो जो लैब थी ना, उस लैब में झूठी रिपोर्ट बनवाने लगा। मतलब वो लैब तो सही ही थी, लेकिन जानबूझकर रिपोर्ट्स को बदल दिया गया। उसके बाद मुर्गन नाम के एक क्रिमिनल को बहुत सारा पैसा देकर ये कबूल करने के लिए कहा कि तेरिसा को इसी ने बलात्कार किया। सो माधव निशांत से कहने लगता है कि मैं तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में भी जान चुका हूँ। तुम एक बहुत बड़े साइको हो। तुम सिर्फ तेरिसा को नहीं बल्कि काफी सारी लड़कियों का बलात्कार किया, बहुत ही बेरहमी से मार दिया उन लड़कियों को। तो निशांत बहुत ही अजीब की स्माइल करते हुए अपना जुर्म कबूल करने लगता है। हाँ, तुमने सही कहा, मैंने काफी सारी लड़कियों का बलात्कार करके मार दिया और आशा नाम की एक लड़की को तो बार बार बलात्कार किया। वो मरने के बाद भी उसका बलात्कार किया। उस टाइम जो मुझे मजा मिला ना, वो तुम नहीं जानते। इट फील्स हेवन। मैं तुम्हारे प्लान को ऑलरेडी जान चुका हूँ कि तुम अरुणिमा की मदद से मुझे पकड़ना चाहते हो, लेकिन तुम तो अपने गड्ढे में खुद गिर गए। सिर्फ यही नहीं, रेडियो जाकी वाली नीतू है ना, उसको भी मैंने किडनैप किया। तुम्हारी गाड़ी की डिक्की में है वो। जब तुम इस केस से बाहर आओगे तब तक मैं उस लड़की का बलात्कार करके उसे भी मार दूंगा। वो केस भी तुम्हारे गले पड़ जाएगा। उसके बाद जब निशांत नीतू के पास जाता है तो शॉकिंग बात यह है कि नीतू के प्लेस में इसकी खुद की बीवी हरिता होती है। तो उसी वक्त माधव और उसकी टीम वहाँ पर पहुँच जाते हैं। शॉकिंग बात यह है कि निशांत जेल से बाहर आने के बाद माधव की टीम 24/7 निशांत को ही फॉलो करने लगे थे। जब निशांत नीतू को किडनैप किया था उस वक्त माधव की टीम ने उस लड़की को बाहर निकालकर उसकी प्लेस में इसकी बीवी को ही रख दिया। इस तरह से माधव निशांत को रेड हैंडेड पकड़ लेता है। निशांत का केस कोर्ट में आने पर इसको सजा मिलती है। जेल जाते वक्त माधव निशांत से कहने लगता है कि जब तुम जेल में रहोगे तभी भी मैं गरुड़ा की तरह तुम पर नजर रखूंगा। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में तेरिसा का फादर तेरिसा के मुंह से ऑक्सीजन हटा देता है। मतलब शायद तेरिसा को मार देता है, विमुक्त कर देता है। उसी रात माधव उस मिनिस्टर के पास जाकर अपने कूदे का बदला लेने लगता है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।